नमस्कार दोस्तों, मैं आत्मा सिंह एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का ज्ञान एकेडमी प्रयागराज परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास के अंदर बताया था कि मैं टेट, सी टेट, एस टेट से संबंधित जितने भी तैयारी संभव हो पाएगी मेरे द्वारा या मेरे टीम के द्वारा, हम भरसक प्रयास करेंगे कि आपकी तैयारी करवाते हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं आपसे अपेक्षा रखूंगा कि आप लोगों का डेडिकेशन होना चाहिए कि हाँ, कोई भी वीडियो आता है, ये नहीं होता कि बेशक आप लोग हमसे ऑफलाइन पढ़े हैं तो आपको ये लगे कि अरे वही सर तो हैं। नहीं, होता क्या है कि कई बार चीज़ें जो होती हैं ना, क्योंकि प्रेजेंट ऑफ माइंड सबका अलग अलग होता है, हर टाइम अलग अलग होता है, जिस वजह से जब कोई भी बात बताई जाए उसको सीरियसली आप लोग देखें और पेन कॉपी लेकर के जरूर बैठें। और पेन कॉपी लेकर के बैठने से क्या होगा कि जो आपका लर्निंग प्रोसेस है वो बेहतर होगा और चीज़ें आपको आराम से सब याद हो जाएंगी। आपको रिकॉल करवाता हूँ, प्रीवियस जो लेक्चर में मैंने आपसे बात किया था कि पर्यावरण के अंदर 3 पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं: जैविक कारक, अजैविक कारक और ऊर्जा संघटक। अजैविक कारक की मैं बात आपसे कर रहा था, ध्यान रखें, अजैविक कारक की मैं आपसे चर्चा कर रहा था। किसकी? अजैविक कारक की। अजैविक कारक के अंदर मैंने एक ग्लोब के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया था, उसी के आगे मैं कंटिन्यू फिर आपको आज समझाने वाला हूं इस ग्लोब से। ठीक है, देखिए, अगर ग्लोब आप आसानी से समझ सकें तो इससे बेहतर कुछ नहीं होता, है ना। थोड़ा सा ग्लोब लेते आइए नीचे से। हाँ, ग्लोब के माध्यम से अगर आप समझ सकें तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। देखिएगा कि 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, कौन? 0 डिग्री, जिसको आप भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, इक्वेटर लाइन है ये। हाँ, एक बात जरूर याद रखिएगा कि जितनी भी ये लाइनें हैं सब के सब इमेजिनर लाइन है, सब के सब काल्पनिक रेखाएं हैं। बिल्कुल इसको याद रखेंगे, ये कहीं पर खींची हुई आपको दिखाई नहीं पड़ेंगी, ठीक है। और ये 23.5 जिसको आप कर्क रेखा बोलते हैं, क्या? कर्क रेखा बोलते हैं। और साउथ में आपका आ जाता है 23.5 पर मकर रेखा। कौन सा? मकर रेखा। दोस्तों, ऊपर आप देखेंगे यहां पर 66.5 डिग्री है, जिसको आप आर्कटिक सर्कल कहते हैं, आर्कटिक वृत्त कहते हैं। और साउथ पार्ट पे आप आ जाइए तो यहां पर देखेंगे 66.5 डिग्री पर अंटार्कटिका वृत्त आपको दिखेगा। ठीक है, 66.5 डिग्री पर आपको क्या दिखेगा? अंटार्कटिका वृत्त दिखेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी मैं ग्लोब के माध्यम से आपको समझाता हूं, परेशान मत होइए। पहले आप इसमें देखिए, फिर आगे मैं बढ़ता हूं। चलिए, तो देखिएगा, जो सन है हमारा, सूर्य, सन, इसके चारों तरफ हमारी अर्थ क्या कर रही है? इसका चक्कर लगा रही है। पूरा चक्कर आपको पता है पूरे एक वर्ष में पृथ्वी हमारा पूरा करती है। पृथ्वी के 2 तरह के चक्रण होते हैं, एक तो परिभ्रमण पथ होता है, एक परिक्रमण पथ होता है। और आपको और इजी भाषा में बताऊं, आप लोग मंदिर में पूजा पाठ करने जाते हैं? हाँ या ना, कमेंट पे जरूर लिखिएगा। अगर आप लोग मंदिर है, मस्जिद है या गुरुद्वारा है, कहीं पर जाते हैं तो आप वहां पर प्रेयर करते हैं। प्रेयर भी 2 प्रकार से होती है। एक क्या? एक गए हाथ जोड़े, प्रभु हमारा कल्याण करो, चल रहे हैं, जैसा लग रहा है आपका ही इंतजार कर रहे हो। दूसरा ये होता है, जाते हैं विधिवत पूजा करते हैं। कैसे? पहले जा करके उनका आरती करते हैं, फिर चारों तरफ मंदिर के चक्कर लगाते हैं। तो देखो, जो एक्सेस होता है, अगर अर्थ अपने एक्सेस पर घूम रही है तो वो परिभ्रमण होता है। क्या होता है? परिभ्रमण, अपने चारों ओर घूमना, अपने एक्सेस में घूमना। जैसे मैं घूम गया, एक पैर में आप घूम जाते हैं। जब आरती करते हैं भगवान के सामने तो आप एक पैर पे घूम जाते हैं, वो होता है एक्सेस।
ठीक है। और जब आप मंदिर के चारों तरफ घूम जाते हैं तो वो होता है परिक्रमण। मतलब मंदिर को बीच में आप केंद्र मान लिए, उसके चारों तरफ चक्कर लगाए। जैसे सूर्य को पृथ्वी केंद्र मानकर उसके चारों ओर चक्कर लगाती है, तो उससे फॉर्मेशन क्या होता है ये समझने वाली बात है। ठीक है। जब अपने एक्सेस पर रोटेट होती है पृथ्वी, अपने एक्सेस पर घूमेगी, तो उस टाइम पे उससे जो फॉर्मेशन होता है उससे दिन और रात बनते हैं। क्या बनते हैं? दिन और रात। लेकिन जब वो अपने ऑर्बिट पर चक्कर कर रही होती है, ऑर्बिट मीन्स परिक्रमण, परिक्रमण पथ पर होती है, सूर्य को केंद्र में रख करके चारों ओर चक्कर लगा रही होती है, उस टाइम पर जो फॉर्मेशन होता है वो सीजन का फॉर्मेशन होता है दोस्तों। किसका? सीजन का। अब इस चीज को मैं प्रैक्टिकली आपके सामने बताने वाला हूं। ये मैं ग्लोब उठाया, ध्यान दीजिएगा, ग्लोब के माध्यम से मैं आपको चीजों को एकदम क्लियर करूंगा। ठीक है, बिल्कुल ग्लोब के माध्यम से चीजों को एकदम क्लियर कर देंगे, आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सपोज करिए आप लोग देख पा रहे हैं मेरे सामने ये ग्लोब मैं ले रखा हूं हाथ में, आप देख पा रहे हैं? हाँ, तो आप लोग थम्स अप करिएगा जरूर। देखिए हमारी अर्थ झुकी हुई है, ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और ये आपका साउथ पोल है। नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। ध्यान दीजिएगा, सन हमारा यहां पर है, सन हमारा यहां पर है। ठीक है, सन यहां पर है। अब सन यहां है तो सन के अराउंड घूमना है। देखिएगा, सन के चारों तरफ घूमना है, तभी सीजन फॉर्मेशन होगा। अब देखिए मैं इसको इस हाथ में ले लेता हूं, सन को। ये सन है, याद रखिए ये सन है, ये आपकी अर्थ है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये सन है। सन अगर पृथ्वी इसके चारों ओर ऐसे घूमती है तो इस टाइम पे जो पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है, साउदर्न पार्ट, वो पृथ्वी सूर्य की ओर झुका होगा। ध्यान दीजिए, ये वाला पार्ट सूर्य की तरफ है, दिख रहा है आप लोगों को? ये वाला पार्ट सूर्य की तरफ है। और जैसे पृथ्वी घूम के यहां पर आती है तो ये सूर्य का जो लाइट है 90 डिग्री पर इक्वेटर लाइन बीच में पड़ने लगता है। तो सोचिए, जब सूर्य यहां पर है तब पृथ्वी का साउदर्न पार्ट सूर्य की तरफ है, तो गर्मी नॉर्थ में होगी कि साउथ में होगी? बताइएगा आप लोग। साउथ में होगी ना, तो साउदर्न पार्ट पर होगी, क्योंकि 23.5 पर हमारी अर्थ झुकी हुई है। इसे एक्सेस झुकाव कहते हैं, अच्छी झुकाव कहते हैं। और 66.5 डिग्री पर जो झुकाव है उसे ऑर्बिटल झुकाव या कक्षीय झुकाव कहते हैं। क्लियर? तो चलिए, अब जैसे अर्थ यहां पर है तो ये मकर रेखा पर सीधा सनलाइट चमकेगा। सर मकर रेखा पर किस तिथि को चमकता है? तो मैं आपको लिख देता हूं यहां पर, ये 22 दिसंबर को चमकता है। कब? 22 दिसंबर को सीधा 90 डिग्री पर मकर रेखा पर सूर्य चमकता है। कहां पर? मकर रेखा पर। फिर जैसे ये पृथ्वी घूमकर और आगे आई, अच्छा आप लोग बताइए सीजन फॉर्मेशन हुआ कि नहीं? दिसंबर के माह में नॉर्दर्न हेमेस्फीयर में, खासकर नॉर्दर्न हेमेस्फीयर में, इंडिया में, अगर इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखूं मैं, तो इंडिया में कैसा सीजन होता है? गर्मी का कि ठंडी का? कमेंट करके बताइए, ठंडी का कि गर्मी का? तुरंत कमेंट करिए आप लोग। चलिए, कर दिया? अब मैं बताता हूं, उस टाइम पे जो सूर्य होता है वो साउदर्न पार्ट पर 90 डिग्री होगा, तो उस टाइम पे जो नॉर्दर्न हेमेस्फीयर है या जो उत्तरी ध्रुव है, वहां से सूर्य बहुत दूर होता है, जिस वजह से वहां पर जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है एकदम तिरछा पड़ता है। और आप लोगों को जानकारी के लिए ये बता दूं, जितना सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ेगा कहीं पर, उतना ही वहां पर ताप कम होगा। और जहां पर जितना 90 डिग्री पर होगा सूर्य का प्रकाश, आइसोलेशन जो है, सूर्य ताप जितना अधिक प्राप्त होगा, वहां पर उतना ही अधिक गर्मी होगी। तो इस टाइम पे गर्मी कहां होगी? मकर रेखा पे। मकर रेखा आपको पता होगा कि जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है उसके मिडिल से होके जाता है। तो जब इंडिया में ठंडी का समय होता है, उस टाइम ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का समय चल रहा होता है।
ठीक। अब देखो अर्थ हमारी ऐसे घूम के गई, सन यहां पर है। अब ना तो नॉर्थ जो ध्रुव है और ना साउथ जो आपका पोल है, ये दोनों सामने नहीं आ रहे हैं। अब ये सूर्य हमारा सीधे इक्वेटर लाइन पर हिट कर रहा है। कहां पर? इक्वेटर पर। अब ये जब इक्वेटर पर हिट करता है तो उस टाइम पे 90 डिग्री इक्वेटर पर बनता है सूर्य का, जिसको आप ITCZ जोन कहते हैं, जिसको अंतरा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। वो कहां पर बनेगा? भूमध्य रेखा पर बनेगा। सर ये डेट कौन सी होगी? मैं आपको बताता हूं। यह डेट होगी 21 मार्च। कौन सी होगी? 21 मार्च। अब देखिए जब अर्थ यहां से आगे जाएगी, यूं आगे गई, तो अब ये जो नॉर्दर्न पोल है ये वाला, ठीक है, उत्तरी ध्रुव, इसका झुकाव सूर्य की तरफ हो जाएगा। तो इसका मतलब अब जो सूर्य की लाइट है 90 डिग्री पर, वो कहां पर पड़ने वाली है दोस्तों? वो पड़ने वाली है कर्क रेखा पर। ठीक है। डेट क्या होगी? 21 जून। कौन सी डेट होगी? 21 जून होगी। ठीक। अब देखिए यहां तक की घटनाक्रम मैंने आपको बता दिया, यहां तक का घटनाक्रम बताया, क्लियर है। अब इसके बाद जब ये पृथ्वी और आगे घूम के आएगी तो फिर से इक्वेटर के सामने होगी। ना तो नॉर्दर्न पोल इसके तरफ होगा, ना तो साउदर्न पोल इसके तरफ होगा, बीच में सूर्य चमक रहा होगा। वह टाइम होगा आपका, क्या होगा? 23 सितंबर का, 23 सितंबर का। अब आप देख लीजिए पूरे वर्ष में 4 सीजन आपके सामने निकल के आ गए, 4 तरह के। देखिएगा 4 तरह के आए ना। अब इसी आधार पर आप डिसाइड करते हैं कि किस क्षेत्र में कितने % वन होंगे, किस आधार पर कहां पर बायोडायवर्सिटी कितनी होगी। ये सब कुछ इसी के आधार पर डिवाइड होता है, क्योंकि जहां पर आइसोलेशन ज्यादा होगा निश्चित रूप से वहां पर वाष्पीकरण ज्यादा होगा, वेपरेशन ज्यादा होगा, और जहां वेपरेशन ज्यादा होगा निश्चित रूप से वहां पर रेनफॉल भी ज्यादा होगा। और जब रेनफॉल ज्यादा होगा तो वहां पर बायोडायवर्सिटी ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि प्राचीन काल से यह विदित है जहां पर जल की उपलब्धता रही है वहीं पर जो सिविलाइजेशन है वो वहां पर डेवलप हुई है। चाहे आप इंडस सिविलाइजेशन की बात करिए, इजिप्ट सिविलाइजेशन की बात करिए, अदरवाइज आप वांगो या नील नदी के तट पर जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई है, कहीं ना कहीं सभी जल के क्षेत्र में ही सिविलाइजेशन डेवलप हुई। मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन है, तो जहां पर पानी की उपलब्धता ठीक ठाक होगी वहां पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे आपको प्रेजेंट मिलेंगे। और जहां इस तरह होगा वहां पर बायोडायवर्सिटी अधिक देखने को मिलेगी। ठीक है, ये बात समझ में आई। ग्लोब वाली पृथ्वी घूम रही है, जब ये इस तरह से घूमती है अपने एक्सेस पे तो डे एंड नाइट का फॉर्मेशन होता है, और जो ये सन के चारों तरफ घूमती है तो उससे सीजन का फॉर्मेशन होता है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो तो आप कमेंट पर जरूर लिखेंगे, अगर समझ में आया हो तो थम्स अप जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे मैं बढ़ता हूं। तो इससे बताना क्या चाह रहा था आपको कि जो ये सूर्य का आना जाना है या सूर्य का जो भ्रमण है, एक कॉन्सेप्ट के लिए और एक बात याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, एक माह में जो सूर्य है वो 8 डिग्री अक्षांश की यात्रा करता है। याद रखेंगे इसको, कितने डिग्री? 8 डिग्री अक्षांश की यात्रा करता है। आप जोड़ सकते हैं, जैसे 21 मार्च को यहां पर चमकेगा इक्वेटर लाइन पे, तो 8 डिग्री अगर एक मंथ में जाता है तो कितने मंथ में यहां पर दिसंबर में पहुंचेगा? तो आप देखिएगा 21 मार्च के बाद, सॉरी 23 सितंबर के बाद साउथ में कितने महीने हो जाएंगे? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में यहां पहुंच जाएगा। 3 माह लगे, 8 त्रिक 24, 23 एंड हाफ, नियर अबाउट, बिल्कुल क्लियर है कि नहीं? अब इसके बाद जब 23 एंड हाफ यहां मतलब ये झुका हुआ है, इतना पहुंच गया साउथ में, अब फिर से ये इक्वेटर की तरफ बढ़ेगा, फिर से इसको कितना समय लगेगा? 3 महीने का। क्यों? एक माह में कितने डिग्री? 8 डिग्री, तो 3 माह इसको ऊपर फिर जाने में लगेंगे। तो देखिएगा 22 दिसंबर से 21 मार्च के बीच का टाइम जोड़ लीजिए, जनवरी, फरवरी और मार्च। 21 मार्च को फिर से चमकेगा इक्वेटर लाइन पे। फिर अब यहां से ऊपर को जोड़िए, मार्च से जून को, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 21 जून को यहां पर चमकेगा। क्लियर? अब 21 जून को यहां चमकने के बाद फिर दक्षिण की तरफ आएगा, साउथ की तरफ,
तो जून के बाद सितंबर के बीच कितना टाइम है देख लीजिए, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने का। ये इसका मतलब कॉन्सेप्ट एकदम क्या है, क्लियर है। अब इसके बीच के एरिया को ही हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला क्षेत्र या ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और इसमें भी जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला एरिया है जहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं वो है इक्वेटर लाइन। क्योंकि मैं कल भी आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि इक्वेटर लाइन पर कभी भी सीजन चेंज नहीं होता, हमेशा लगभग सीजन सम बना होता है। ठीक है, चलिए तो ये समझ में आया। अच्छा, जहां पर ज्यादा गर्मी पड़ेगी वहां के लोग कैसे होंगे, काले होंगे, आलसी प्रवृत्ति के होंगे। ठीक है, और जहां पर कम गर्मी पड़ेगी, ठंडी ज्यादा होगी, वो लोग कार्यशील ज्यादा होंगे, गोरे होंगे। इस तरह से उनके कलर में, उनके बनावट, शारीरिक संरचना में कई तरह के डिफरेंस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट है आपका कंप्लीट हो गया जैविक कारक, अजैविक कारक के अंदर। दूसरे पॉइंट पे आता हूं। दूसरे पॉइंट, स्थल मंडल की बात मैंने कर लिया, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका वायुमंडल। सेकंड, ये अगर हो गया हो तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करें, अदरवाइज इसको नोट करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखिएगा, सेकंड पॉइंट है अजैविक कारक का, वायुमंडल। वायुमंडल, अब बाबू वायुमंडल को सबसे पहले आपको जानना चाहिए वायुमंडल है कहां, कौन सा वायुमंडल की मैं बात कर रहा हूं। देखिएगा, ये आपका अर्थ है, क्या ये अर्थ सरफेस है, और इसके ऊपर वायुमंडल की 5 परतें पाई जाती हैं। कितनी परतें हैं, 5 परतें हैं। ध्यान दीजिए, हो गई 5, काउंट कर लीजिए। ये आपका क्या है, पृथ्वी है, ये आपका पृथ्वी है। इसको क्या बोलते हैं आप, क्षोभ मंडल बोलते हैं। इसको आप बोलते हैं क्षोभ मंडल। इसको क्या बोलते हैं, समताप मंडल। इसे क्या बोलते हैं, मध्य मंडल। इसे क्या बोलते हैं, आयन मंडल। और इसे क्या बोलते हैं, बहिर्मंडल। क्या बोलेंगे इसको, बहिर्मंडल। ठीक है, अच्छा इसका इंग्लिश वर्जन भी पूछ लेता है आपसे कई बार। ठीक है, क्षोभ मंडल को बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर, समताप मंडल को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, मध्य मंडल को बोलते हैं मेजोस्फीयर, आयन मंडल को आयनोस्फीयर, बहिर्मंडल को एक्सोस्फीयर। ठीक है, ये बोलते हैं। आप देखिए वायुमंडल क्यों जरूरी है आपको। वायुमंडल आपके जीवन के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है कि जैसे हम आत्मा और परमात्मा की बात करते हैं कि प्रभु अगर ना चाहे तो पत्ता नहीं हिल सकता, तो वायुमंडल अगर ना हो तो जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। समझ लीजिए क्यों, क्योंकि जैसे ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, बहुत सारे, जैसे यहां पर सनलाइट है बाबू, यह सनलाइट है, सूर्य है यहां पर। सूर्य बाबा एक ऐसे बाबा है जो किसी के साथ कोई भी मतभेद नहीं करते। कहते हैं कोई रेंट नहीं है, कोई भी बिल नहीं है, आपको बिल नहीं चुकाना लाइट का। ठीक है, आपको करना क्या है, केवल मेरे द्वारा या नेचर के द्वारा जो उत्पन्न किए हुई वस्तुएं हैं उनसे बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें। आप उनका दोहन करें, मैं मना भी नहीं करता, लेकिन पर्याप्त मात्रा में करें, अपर्याप्त मात्रा में ना करें, ताकि मुझे कष्ट न हो। क्योंकि अगर हमारा मुंडा सरक गया ना तो तबाही ला देंगे, तबाही। वही चीज़ वो कहते हैं। बाकी हमें ना आपसे बिल चाहिए ना कुछ, बराबर लाइट देंगे, गरीब अमीर में कोई भी हम भेदभाव नहीं करेंगे। तो इसी वजह से ये जो बाबा है
ये बहुत बढ़िया है। ये पृथ्वी को लाइट देते हैं और पृथ्वी में उत्पन्न होते हैं क्या? पेड़ पौधे। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था, जो अजैविक कारक हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं जैविक कारक। अगर अजैविक कारक बेहतर है तो निश्चित रूप से वहां की जो लाइफ है वो बेहतर होगी, अदरवाइज संभावना खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए ही ग्रोथ करें। अब ये पेड़ पौधे हैं, तो सूर्य बाबा इनको लाइट दिए तो इन्होंने कहा जी हम भोजन बनाएंगे। तो अब भोजन कैसे बनेगा? क्योंकि ये जो वायुमंडल है, वायुमंडल गैसों का एक पुंज है, गैसों का संगठन है, गैसों का मिश्रण होता है वायुमंडल। और इसी में एक इंपॉर्टेंट गैस होती है जिसका नाम होता है CO2, जिसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। देखिए, कहते हैं अल्पाहारी, गृहस्थ, त्यागी, विद्यार्थी, पंचलक्षण। ठीक, अल्पाहारी, कम भोजन करिए, लेकिन इतना भी कम ना भोजन करिए कि एनीमिया का शिकार हो जाइए। ठीक है ना, इतना भी कम भोजन ना करिए कि एनीमिया का शिकार, रक्त अल्पता, रक्त की कमी, ना ना ना, ऐसा नहीं करना। लेकिन यहां पर क्या है, जैसे CO2 है, CO2 की जरूरत तो है हमारे अर्थ को, लेकिन इतना भी CO2 हमारे वायुमंडल में नहीं हो जाना चाहिए जो कि हमारे जीवन के लिए घातक हो जाए। और वही चीज हो रहा है। कैसे? आज विकास के क्रम में हम सब लोग इतने अंधे हो चुके हैं कि केवल डेवलपमेंट चाहिए, केवल डेवलपमेंट चाहिए। आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूं कि जितने भी हाईवे, रोडें बन रही हैं, इंडस्ट्रियल क्षेत्र स्थापित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जंगलों या खेतों को नष्ट करके ही बनाए जाते हैं। पृथ्वी अपने आप को बैलेंस करती है, फिर उसके लिए चाहे उसको कोरोना लाना पड़े, चाहे उसके लिए उसको कोई भी महामारी लाना पड़े, क्योंकि पृथ्वी अपने आप को बैलेंस जरूर करेगी। हम इसमें दोष किसी अन्य को देते हैं कि नहीं, चाइना ने हम पर आक्रमण कर दिया वायरस से। ऐसा नहीं होता। क्यों? इसलिए क्योंकि आप अगर अपने पर्यावरण को शुद्ध रखें तो कोई भी वायरस उसमें एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं? लेकिन जब आप ही किसी को आमंत्रण देंगे कि आइए, आपका निमंत्रण है हमारे यहां, तो सामने वाला तो ताक के बैठा है कि खाना तो खाएगा ही। समझ गए? तो इसीलिए कोरोना जैसी जो महामारी आई, कहीं ना कहीं केवल और केवल ये आपके पर्यावरण की समस्या के कारण ही सामने आई है। देखने में पर्यावरण के कारण ही आपके सामने ये आई है। आप देखिए, जैसे मैंने CO2 की बात किया, CO2 हमें जरूरत है जरूरत। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ही बनाएंगे। लेकिन इतना भी जरूरत नहीं है कि जरूरत से अधिक हो जाए, कि पता चले कंस्ट्रक्शन वाले इसको काट के फेंक दिए, अब कहें यहां बिल्डिंग तैयार कर दो। अब बिल्डिंग तैयार कर दो, यहां पर चिमनियां लगा दो, इससे क्या होगा? पॉपुलेशन आपकी देखिए, माशाल्लाह इंडिया की पॉपुलेशन नंबर 1 है पूरे वर्ल्ड में। तालियां बजाइएगा एक बार, है ना। भारत की पॉपुलेशन जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हो चुकी है, जिस वजह से आप देखिए कि अगर ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज्यादा जनरेट होगी, और जब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगी तो एब्जॉर्ब करने के लिए उसे पेड़ पौधे या जंगल, वनस्पतियां उसको चाहिए। जब ये चीजें मिलेंगी तभी वो आगे चीजें हो पाएंगी। लेकिन हम पेड़ पौधे तो काटते जा रहे हैं। इससे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, धीरे धीरे यहां पर स्टोर होते हुए एक क्लाउड का फॉर्मेशन कर लेती है। मैंने क्या कहा कि आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज हमारे लिए हानिकारक हो जाती है, तो जब यहां कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाएगी तो एक क्लाउड का फॉर्मेशन कर लेगा। क्या करेगा? क्लाउड बना लेगा। और जब क्लाउड बना लेगा तो सन रेज जब आएंगे, जिनको आप सौरिक विकिरण कहते हैं, सोलर वेव्स कहते हैं, सौरिक विकिरण जब सूर्य से धरती के लिए आते हैं और जब पृथ्वी से ऊपर जाते हैं या अंतरिक्ष के लिए जाते हैं, स्पेस के लिए जाती है, जो यहां से तरंगे, उन्हें हम पार्थिव विकिरण कहते हैं, या उसी को हम सरफेस वेव्स कहते हैं, हाँ ना, या उन्हीं को हम दीर्घ तरंग, लॉन्ग वेव कहते हैं। और इनको जो सूर्य से आने वाली तरंग होती है उसे शॉर्ट वेव कहते हैं। लिख लीजिएगा, इसको पूछा जाता है। ये सौरिक विकिरण है। क्या है ये? सौरिक विकिरण, या इसी को क्या बोलते हैं? सौरिक विकिरण को ही क्या बोलेंगे हम, बताओ?
सौरिक विकिरण को ही बोलते हैं हम शॉर्ट वेव। क्या? शॉर्ट वेव। और जो पार्थिव विकिरण होगा, जो यहां से जाएगा स्पेस की तरफ, उसको हम बोलेंगे लॉन्ग वेव, या इसी को बोलते हैं पार्थिव विकिरण। पार्थिव विकिरण। अब आप समझिएगा, जब पृथ्वी का ऊष्मा बजट कंप्लीट हो जाएगा, जो उसका 51% का ऊष्मा बजट है, कंप्लीट होने के बाद जब ये रात में रिलीज करती है अपने एनर्जी को, ऊष्मा को, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का यहां पर क्लाउड बना हुआ है, वो उसको ऊपर जाने नहीं देता और यहीं पर रोक लेता है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि आपके यहां, आपके इंडिया में या आपके पूरे विश्व में जो क्लाइमेट परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कहीं ना कहीं कारण यही डेवलपमेंट है। क्योंकि एजेंडा 21 की जो थीम है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसको लोग स्वीकार तो किए हैं लेकिन उसका पालन नहीं कर रहे हैं। इसका मैं बिल्कुल खुले मन से इसका विरोध करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। कारण कि अगर वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मान के चलें तो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे पर्यावरण में, हमारे वातावरण में कोई भी जीव जंतु को किसी भी तरह के कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर उसे बराबर ऑक्सीजन मिलेगा, बराबर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने वाला मिलेगा, तो अच्छा जीवन यहां पर व्यतीत कर सकता है। अब आगे देखिएगा, जब यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का संग्रहण ज्यादा हो गया और पार्थिव विकिरण को जाने नहीं देता, तो ऊष्मा यहीं पर स्टोर होगी, इसी के जस्ट नीचे। तो बताइए, जहां पर टेम्परेचर कम हो जाना चाहिए था वहां पर टेम्परेचर कम नहीं हुआ, जिस वजह से यहां पर जो ग्लेशियर्स बने थे पर्वतों में, वो उस उष्मा के कारण पिघल पिघल कर धीरे धीरे समुद्रों में जाकर के मिल जाएंगे। आने वाले समय में आपको जल की कमी का सामना करना पड़ेगा। पेयजल की आपकी जो कमी है उसको कोई पूरा नहीं कर पाएगा। इसीलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि सभी लोग जल संरक्षण करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम रिलीज करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मिलूंगा बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। क्या हो गया?